ये बड़ी खबर आपके सामने रखें। प्रधानमंत्री मोदी से सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है। दोनों ही नेताओं के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मुलाकात के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की गई। राज्य के समग्र विकास और जन कल्याण को लेकर मार्गदर्शन मिला। सीएम ने साथ ही लिखा, प्रधानमंत्री का स्नेह और सहयोग बिहार के प्रगति को नई गति दे रहा है। दिल्ली में ये मुलाकात हुई है। देखिए, बिहार के सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात, और मुलाकात की तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। ये तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पर सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे थे और प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात उन्होंने जाकर की है। इसके बाद उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया, जानकारी दी कि शिष्टाचार मुलाकात उन्होंने प्रधानमंत्री से की है, मार्गदर्शन उनका लिया है। साथ ही वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का स्नेह और सहयोग बिहार की प्रगति को नई गति दे रहा है। मुलाकात की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर बातचीत करते हुए देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार करते हुए गुलदस्ता देकर बधाई सम्राट चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम आवास जब जा रहे थे सम्राट चौधरी, उस वक्त की तस्वीर, और दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिले। और इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई है। मुलाकात की ये दो तस्वीरें आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं। आज सबसे पहले सीएम सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पीएम आवास पहुंचे थे। शिष्टाचार मुलाकात वहां पर हुई, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद नितिन नवीन से भी मुलाकात की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात करने के लिए जब सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। विपिन इस वक्त विनीत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, मुलाकात की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कितने बजे ये मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, विस्तार से बताइएगा। जी, जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन लेने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे थे, और अगर हम सम्राट चौधरी के ट्वीट को देखें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि विकसित भारत और समृद्ध बिहार को लेकर के जो है वो चर्चा हुई थी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और ऐसे में विकसित बिहार की भी जो जरूरत है वो काफी जरूरी हो जाता है कि सब प्रदेशों का विकास हो, पूरे भारत का विकास हो, ऐसे में बिहार का भी विकास हो। इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर उन्हें जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार से उन्हें मार्गदर्शन दिया है कि किस तरह से जो है वो किन नीतियों के साथ जो है वह आगे बढ़ा जा सके ताकि 2047 का जो विजन है, विकसित राष्ट्र का जो विजन है, उसे पूरा किया जा सके। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सौजन्य मुलाकात जो है वह भी हुई है, क्योंकि पहली बार जो है सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी दिल्ली आए थे, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इसके साथ ही साथ जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन होना है, विस्तार होना है, इसको लेकर के भी उन्होंने चर्चा में की है। जो हमें सूत्र हमें बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से मंत्रिमंडल का स्वरूप जो है वह रखा जाए जिससे जो है वो कामकाज में सहूलियत हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो एक अलग तरह के मंत्र देते हैं। उन्होंने मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस की बात जो है वह भी की थी। तो किस तरह का स्वरूप जो है वो सरकार का हो, इसको लेकर के भी चर्चा जो है वो यहाँ और विनीत अपडेट कीजिएगा, क्या अभी सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली से निकल चुके हैं या अभी उनकी मौजूदगी दिल्ली में है? जी, मैं इस वक्त जो है बिहार भवन में जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। एक और बड़ी बात यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो है नितिन नवीन से भी उनकी मुलाकात हुई है। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में जो है वह सीएम सम्राट चौधरी की जो मुलाकात है वह नितिन नवीन से हुई है। माना जा रहा है कि यह जो मुलाकात है वह सौजन्य भरा मुलाकात जो है वह इसे माना जा रहा है कि सौजन्य के तौर पर जो मुलाकात हुई
रही है। ठीक है, अब बहुत शुक्रिया विनीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुलाकात की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि अभी भी सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली में मौजूद हैं और बीजेपी मुख्यालय में जब मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए पीएम आवास की तस्वीर, जब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिष्टाचार मुलाकात, और उस मुलाकात के बाद बिहार के सीएम की तरफ से एक्स पर पोस्ट भी किया गया। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान सामने आया है और खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी बताया है। पीएम के लिए टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया और अब विवाद गहराते जा रहा है। देखिए वो एक आतंकवादी हैं, प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। बाद में अपने बयान से खड़गे पलट जाते हैं। मेरी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है, ये खड़गे का बयान आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी उन्होंने किया, ऐसी टिप्पणी जिस पर अब घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष का विवादित बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री के लिए टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी बताया है और उनकी इस टिप्पणी के बाद से घमासान मचा हुआ है। टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल खड़गे ने किया और बाद में वो अपने बयान से पलट गए। They joined with Modi, who is a terrorist, and he won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy, they are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalinger and Baba Saheb Ambedkar. और चलिए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखते हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का महिलाओं को लेकर विवादित बयान सामने आया है। पप्पू यादव ने कहा कि बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती। पप्पू यादव ने कहा कि आजकल बहुत सारे नेता और पदाधिकारी महिलाओं को सिर्फ भोग की वस्तु समझते हैं। हर जगह महिलाओं का शोषण हो रहा है। और देखिए राजनीति को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया कि राजनीति में महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती। 90% महिलाओं को लेकर वो बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती। बहुत बड़ा बयान, विवादित बयान कहिए, महिलाओं के प्रति उनकी सोच भी ये दिखा रहा है और राजनीति में क्या चल रहा है उसको भी उजागर करने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन बयान के मायने क्या है, आधार क्या है, वो भी उनको देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा बयान है जहां वो कहते हैं कि 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती अगर वो नेता के कमरे में नहीं जा रही। पप्पू यादव ने कहा कि आजकल बहुत सारे नेता और पदाधिकारी महिलाओं को भोग की वस्तु समझते हैं। उनका पूरा बयान अब आपको सुनवाने जा रहे हैं। महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज। तो सांसद पप्पू यादव की विवादित टिप्पणी पर बिहार राज्य महिला आयोग सख्त दिख रही है और महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस भी अब जारी कर दिया और माफी मांगने को कहा गया। महिला आयोग का ये देखिए रुख भी सामने आ गया, क्योंकि विवादित टिप्पणी है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो इतने गंभीर आरोप नहीं लगा सकते, उस पर भी महिलाओं के चरित्र पर, राजनेताओं के चरित्र पर आप उंगली उठा रहे हैं। और ऐसे में देखिए इस विवादित टिप्पणी पर बिहार राज्य महिला आयोग की सख्ती दिखी। महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस जारी किया है और कहा है कि जल्द से जल्द पप्पू यादव माफी मांगे। ये नोटिस आपको दिखा रहे हैं महिला राज्य आयोग का, बिहार राज्य महिला आयोग पटना का नोटिस। और पप्पू यादव के लिए ये नोटिस है। जो बयान उन्होंने दिया, आपसे थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने वो बयान रखा। बयान में विवादित बयान उनका कि 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती अगर वो नेताओं के कमरे में ना जाए। हमारी बिहार राज्य महिला आयोग ने उन पर संज्ञान लिया है और उन्हें नोटिस जारी किया है।
उन्होंने जो महिलाओं के प्रति आपत्तिपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया है कि राजनीति में आई हुई महिलाएं, वो शब्द मैं बोल नहीं सकती जिस प्रकार का शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। मैं पप्पू यादव जी को चेतावनी दे रही हूं कि महिलाओं के प्रति इस प्रकार का आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल न किया करें। महिला सीता होती है और महिला दुर्गा भी होती है और महिला काली भी होती है। सरकार से और प्रशासन से अपील करेगी कि आपको तुरंत से तुरंत अगर आप अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो आपको सभी महिलाओं के सम्मान में गिरफ्तार किया जाए। और वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का एक बार फिर से महिलाओं को लेकर विवादित बयान सामने आया है। पप्पू यादव के इस बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। पप्पू यादव जी का परिचय यही है कि अलूल जलूल बातें करते हैं। सांसद बन गए लेकिन सांसद की गरिमा मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि पुरुषों का नजरिया महिलाओं के प्रति एक भोग की वस्तु वाला है। पप्पू जी, आप ही तो एक पुरुष है, अपने बारे में क्या कहेंगे? ये भी कहते हैं पप्पू यादव जी कि 90% महिलाएं जो राजनीति में आगे बढ़ते हैं पुरुषों के भोग का शिकार के बाद ही आगे पहुंचती है। पप्पू जी, आपकी पत्नी तो बहुत प्रखर और अच्छी लोकसभा में सांसद रही, राज्यसभा में आज हैं, उनके बारे में भी आप यही सोच रखते हैं? शर्म आती है पप्पू यादव आप पे। सांसद पप्पू यादव का जो बयान है महिलाओं को लेकर, राजनीति में आने वाली महिलाओं को लेकर, वो हर उस महिलाओं का अपमान है जो अपने घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर संघर्ष करती है, दोहरी भूमिका का निर्वहन करती है, घर में खुशहालियां लाने के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए। पप्पू यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी पत्नी ने भी राजनीति की है, एक पति की तरह आपके ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह लगाना चाहती हूँ कि अगर आप जानते थे कि राजनीति में इस तरह से सफल हुआ जाता है तो आपने अपनी पत्नी को राजनीति कैसे करने दी? आपका बयान ही आपके होने पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, आपकी पति की भूमिका पर, आपके पुरुष होने की भूमिका पर। देखिए, माननीय सांसद श्री पप्पू यादव जी का यह बयान न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की गरिमा के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। महिलाओं के मुद्दों को इस तरह से पेश करना कहीं न कहीं उनकी गंभीरता को कम करता है। हम मानते हैं कि अगर कहीं भी महिलाओं के विरुद्ध किसी तरह का शोषण, अत्याचार या अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार एक तथ्यों पर आधारित संवाद हो, न कि सनसनीखेज एक व्यापक आरोप। और अब आपके सामने पटना से बड़ी खबर रख रहे हैं। श्रवण कुमार चुने गए हैं जेडीयू विधायक दल के नेता। विधानसभा से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके लिए नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार को चुना है। नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया था कि वो जेडीयू विधायक दल के नेता का चुनाव करें और देखिए अब नाम सामने आ चुका है। श्रवण कुमार जो कि जेडीयू के अनुभवी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसको लेकर नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार को चुना है। नीतीश कुमार के ऊपर ही इस बात की जिम्मेदारी थी। सभी नेताओं ने उनको अधिकृत किया था कि जेडीयू विधायक दल का नेता का चुनाव वो करें, नाम वो सामने रखें और अब देखिए वो नाम सामने आ चुका है। श्रवण कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बंगाल चुनाव पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और अब टीएमसी के गुंडों का दबदबा नहीं चलेगा। संजय सरावगी का बयान आपको बता रहे हैं। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, टीएमसी के गुंडों का दबदबा अब वहां पर नहीं चलेगा। बीजेपी के देखिए प्रदेश अध्यक्ष हैं, बंगाल चुनाव को लेकर बयान दे रहे हैं। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, टीएमसी के गुंडे अब यहां से भागेंगे, टीएमसी के गुंडों का दबदबा नहीं चलेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने चुनाव को लेकर ये बड़ा दावा किया। बंगाल के चुनाव को लेकर उनका दावा सामने आया है, उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। आज बंगाल के प्रथम चरण का चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है और इतना माहौल बढ़िया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने वाली है। टीएमसी ममता बनर्जी की विदाई तय है। जिस तरह टीएमसी के गुंडों ने कटमनी से लेकर क्या नहीं किया है बंगाल के साथ, बंगाल के लोगों के साथ, और ममता बनर्जी ने तो बांग्लादेशी हो, घुसपैठिए हो, रोहिंग्या हो, सत्ता के संरक्षण में उन लोगों को पूरे बंगाल में बसाया, जिसके कारण कई जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, उद्योगपति वहां से पलायन किए।
और अगली बड़ी खबर बाढ़ से आपके सामने रख रहे हैं। मोकामा में सड़क हादसा हो गया है। जुगाड़ गाड़ी और एम्बुलेंस की टक्कर की जानकारी मिल रही है और देखिए टक्कर के बाद एम्बुलेंस में आग लग गई। एम्बुलेंस पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। ड्राइवर ने कैसे भी कूदकर अपनी जान बचाई। जुगाड़ गाड़ी के नीचे चालक दब गया। लोगों ने जुगाड़ गाड़ी के जो चालक को बाहर निकालने की कोशिश की, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। 6 लेन सेतु पर जुगाड़ गाड़ी एम्बुलेंस में भीषण टक्कर की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। एम्बुलेंस में लगी आग और वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। लोगों ने जुगाड़ गाड़ी चालक को बाहर निकाला, उसका रेस्क्यू किया गया। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। बाढ़ से ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर जुगाड़ गाड़ी एम्बुलेंस की टक्कर हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस पूरी तरीके से जलकर खत्म हो चुकी है। तो घटनास्थल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह घटना हुई है उस जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं। जली हुई एम्बुलेंस की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इससे इस हादसे का अंदाजा लगा सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने अब सीतामढ़ी से खबर रख रहे हैं, जहां सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर भिट्ठा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सूचना के आधार पर एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और एक गाड़ी से 470 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। 470 किलो गांजा बरामद किया गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 2 करोड़ 38 लाख रुपए आंकी जा रही है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस को देखकर चालक वाहन छोड़कर नेपाल की ओर फरार हो गया। तलाशी में 7 कार्टन में पैक गांजा बरामद किया गया और पुलिस अब तस्कर की तलाश में जुटी हुई है। और अगली बड़ी खबर अब आपके सामने पटना से रखने जा रहे हैं, जहां पर एईडीओ परीक्षा में धांधली को लेकर बड़ा खुलासा किया गया। ईओयू के द्वारा गठित एसआईटी की जांच में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। ईओयू के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से मिली बड़ी जानकारी के अनुसार पूरी परीक्षा के लिए जिस कंपनी को बीपीएससी ने ठेका दिया था, वो कंपनी पहले से ही ब्लैक लिस्टेड बताई जा रही है। कंपनी का नाम मैसेज साई एंडू केयर प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी जयपुर के वैशाली नगर से संचालित होती है और इस कंपनी ने पहले भी इस तरीके की परीक्षा में गड़बड़ी की है, धांधली की है, पहले से ब्लैक लिस्टेड है और उस कंपनी को इस परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। एलईडीओ परीक्षा जो है उसमें धांधली की बात सामने आई और उसकी जांच जो है ईओयू कर रही है। ईओयू ने जो अनुसंधान किया है, एसआईटी ने जो अनुसंधान किया है, उसमें बेहद चौंकाने वाली बात जो है वो सामने आई है। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक जिस एजेंसी को एनटीए ने ब्लैक लिस्टेड कर रखा था, उस एजेंसी को जो है बीपीएससी ने ये जो परीक्षा है उसकी जिम्मेवारी सौंपी और मैसेज साई एंड केयर प्राइवेट लिमिटेड जो जयपुर की ये संस्था है, इसे वो जो है परीक्षा का जिम्मा सौंपा गया और ये परीक्षा जो है वो निष्पक्ष कराना होता है। लेकिन जो एजेंसी है उस मैसेज साई एंड केयर प्राइवेट लिमिटेड, चूंकि ये पहले से एनटीए द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, इसने एक बार फिर से अपनी कारगुजारी दिखाई और इसमें जो कहा जाए तो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसमें ही खेला किया गया और उसके जरिए जो है इस परीक्षा में धांधली करने की कवायद की गई। हालांकि ये बात जो है अब साफ हो चुकी है। अब इस पूरे मामले की जांच जो है ईओयू द्वारा जो गठित एसआईटी की टीम है वो जांच कर रही है और जांच में कई चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसमें सबसे बड़ा जो मामला आया है वो यही आया है कि बायोमेट्रिक जो सिस्टम है, जो प्रणाली थी परीक्षा में अभ्यर्थियों की शामिल करने के लिए प्रक्रिया या इससे जुड़े जो मामले थे उसमें धांधली की जा रही थी, खेला किया जा रहा था। तो ऐसे में बीपीएससी पर एक बड़ा सवाल आ रहा है कि आखिर एनटीए के निर्देश का अवहेलना क्यों किया गया। जिस मैसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एनटीए ने ब्लैक लिस्टेड कर रखा था, उसे बीपीएससी ने आखिर क्यों हायर किया। सवाल कई है, लेकिन फिलहाल जवाब जो है बीपीएससी देने को तैयार नहीं। एसआईटी जो है ईओयू की वो जांच कर रही है। जांच के बाद जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करने की बात ईओयू के जो आधिकारिक सोर्सेज हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ एक बार फिर से उठा है बीपीएससी के ऊपर कि आखिर बार बार बीपीएससी जो है ऐसी गड़बड़ी क्यों करता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।